हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में। तो इसको एड्रेनर्जिक इसलिए कहते हैं, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो एड्रेनलिन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तभी इसको एड्रेनर्जिक सिस्टम कहा गया है। हम अगर थोड़ा स्पेसिफिकली देखें इसको, तो यहाँ पे जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली हम जो फोकस करेंगे वो होगा नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में। इसका रीजन ये है, जो एड्रेनलिन है वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो हमारे किडनी के जस्ट ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, और जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन है वो हमारे न्यूरॉन से रिलीज होते हैं। तो हमें पता है हमारा मोस्ट ऑफ द बॉडी में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और ट्रांसमिशन सारे न्यूरॉन के थ्रू होते हैं, तो वहां से रिलीज हो रहा है हमारा नॉर एड्रेनलिन। इसके अलावा एड्रेनलिन और आइसोप्रेनालिन के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से हैं, उनका क्या टाइप है। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हमारे मेजरली दो टाइप के हैं, एक है अल्फा और बीटा। अल्फा को फर्दर डिवाइड किया गया है अल्फा 1 और अल्फा 2 से, और बीटा को डिवाइड किया गया है बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 में। तो अगर देखिए ये किस टाइप के रिसेप्टर हैं, तो जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है अल्फा और बीटा दोनों जीपीसीआर से वर्क करते हैं। ये दोनों जीपीसीआर रिसेप्टर है। ये जो अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा 1 जी क्यू के थ्रू एक्ट करता है, अल्फा 2 जी आई के थ्रू, और बीटा के सारे रिसेप्टर जी एस के थ्रू एक्ट करता है। अगर आपको नहीं पता कि जी आई, जी एस, जी क्यू क्या है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जीपीसीआर के ट्रांसडक्शन पाथवे वाले वीडियो को एक बार जरूर देखें। ये आपको वीडियो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये रिसेप्टर कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो ये रिसेप्टर हुए। जो अल्फा रिसेप्टर है हमारे, ये कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में जो भी पार्ट्स है वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और बीटा रिसेप्टर जो है वो हमारे बॉडी में डायलेशन में हेल्प करता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए बी सी डी। ए फॉर यहां से अल्फा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और बीटा डायलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर हमारे कौन कौन से ऑर्गन पे पाए जाते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एड्रेनर्जिक सिस्टम है क्या। ये हमें पता है कोलिनर्जिक सिस्टम था हमारा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम हो गया हमारा फाइट और फ्लाइट सिस्टम। मींस ऐसा सिस्टम जब हम फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में हो, मींस अगर हम डर जाए तो उस टाइम में क्या होगा, अगर कोई हमसे लड़ने आ रहा है या हमें कहीं से भागना हो, ठीक, डर का माहौल हो, उस टाइम में जो सिस्टम एक्टिवेट होगा वो है हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम। तो हम एड्रेनर्जिक सिस्टम को अगर थोड़ा सा समझ सके कि क्या है, तो हम अपनी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में क्या एक्टिविटी हो रही है वो समझ पाएंगे। तो अगर अल्फा 1 पे देखें तो अल्फा 1 क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन पे हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा स्किन। स्किन में क्या होता है, जब हम डर जाते हैं तो हमारी बॉडी पेल कलर की हो जाती है, थोड़े येलोइश हो जाती है। वहां पे रीजन क्या होता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो अल्फा 1 के थ्रू हमारे स्किन में वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जो हमारे स्किन में ब्लड वेसल्स गए हैं, जो कैपिलरीज गई है, वहां पे कंस्ट्रिक्शन आ जाता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी पेल कलर की हो जाती है। तो अल्फा पहला आ गया हमारा स्किन। इसके बाद जो हम डर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी खुल जाती है। ठीक है, डर के मारे हमारी आंखें खुल जाती है, ऐसे घूर घूर के देखने लगते हैं इंसान डर से ना। तो क्या होता है, हमारी जो आंखों में रेडियल मसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे प्यूपिल वाइड हो सके। इस सिचुएशन को माइड्रियासिस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा माइड्रियासिस। इसके बाद अगर देखें तो हमारी बॉडी कंटिन्यूअस फंक्शन कर रही है, जैसे यूरिन का फॉर्मेशन, हमारी किडनी लगातार ब्लड प्यूरिफाई कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे अभी यूरिनेशन की अर्ज हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी किडनी में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इससे क्या होगा कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है और यूरिनेशन फॉर्मेशन कम हो जाता है। मींस जो ब्लड फिल्टर हो रहा था, वाटर और सोडियम जो बाहर जा रहा था, उसका फिर से रिटेंशन हो रहा है, मींस दोबारा से वो रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है। तो किडनी में क्या होगा, किडनी में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा ब्लड वेसल है, जो भी स्मूथ मसल है, वो भी हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगा, जिससे हमारा बीपी बढ़ सके। तो जो भी अगर स्मूथ मसल है, जैसे ब्लड वेसल है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। मान लो एक पाइप है, पाइप को अगर हम दबा दें तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा उस पाइप से, तो वहां पे क्या होता है, हमारा बीपी भी बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में स्मूथ मसल या ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इसके बाद जो मैन में प्रोस्टेट होता है, तो प्रोस्टेट को भी ये
कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इसके अलावा फिर हमारा ब्लैडर हो गया, ब्लैडर में एक मसल होता है ट्राइगोन। तो क्या होता है, अल्फा 1 के थ्रू वो ट्राइगोन कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जिससे जो स्टोर्ड है यूरिन वो बाहर ना आ सके। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा प्रोस्टेट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और ट्राइगोन कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। इसके अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर मैन में इजैकुलेशन के लिए भी हेल्प करता है। इसके बाद अल्फा 1 जो पोस्ट गैंग्लियोनिक साइट है, मींस ये कोई गैंग्लिया गया है, ठीक है, और ये कोई इफेक्टर सेल है, ठीक है, ये कोई इफेक्टर सेल है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर पाया जाएगा वो जनरली अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक इफेक्टर सेल पे भी अल्फा 1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये हो गया आपके अल्फा 1 के लोकेशन और इनकी एक्शन। इसके बाद अगर हम अल्फा 2 को देखें तो सबसे पहला आता है हमारा प्री गैंग्लियोनिक साइट पे, मींस ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसके बाद दूसरा न्यूरॉन गया, तो यहां से हम पता है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। तो ये रिलीज तो हो गया, अपना एक्शन किया। तो यहाँ पे जो ऑटो रिसेप्टर है ये अल्फा 2 टाइप का होता है। यहाँ पे जब दोबारा नॉरएपिनेफ्रिन आके बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स रोकेगा, जीआई के थ्रू कैल्शियम इन्फ्लक्स रुकेगा और नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज रुक जाएगा। तो कहां पे पाएगा, प्री साइनेप्टिक गैंग्लिया पे। इसके अलावा अल्फा 2 हमारे बीटा सेल्स में भी मिलते हैं पैनक्रियास के, जिसके थ्रू वो इंसुलिन का सिक्रीशन रोकते हैं। फिर हमारे प्लेटलेट में भी मिलते हैं और कुछ सर्टेन ब्लड वेसल्स में। इसके अलावा हमारे सीएनएस में भी अल्फा 2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा बीटा सेल्स। तो सबसे पहले हमारा बीटा 1। तो बीटा 1 हमारे हार्ट में और जेजी सेल्स में पाया जाता है। हार्ट में एबी नोड, एसए नोड और परकिंजन सेल होते हैं। ये तीनों मिलके हमारे नॉर्मल ह्यूमन पेसमेकर बनाते हैं, ठीक है। तो जब जैसे ही कोई ड्रग आके इस हार्ट के इन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, हार्ट बीट बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ जो जेजी सेल्स है ये हमारे किडनी में पाए जाते हैं। ये जेजी सेल्स क्या करते हैं, ये रेनिन रिलीज करते हैं, जो हमारे वैसोकंस्ट्रिक्शन और ब्लड प्रेशर बढ़ाने में हेल्प करता है। तो पता है जब हम डरते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर आता है हमारा बीटा 2 सेल्स। तो बीटा 2 सेल्स हमारे कौन कौन से पार्ट में पाया जाता है, सबसे पहला है ब्रोंकाई, फिर जीआईटी, फिर हमारा लिवर, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट, फिर हमारे आईज में, फिर हमारे ब्लड वेसल्स में भी ये पाए जाते हैं। तो बीटा सेल्स पाए जाते हैं हमारे आई, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल, लिवर, ब्रोंकाई और यूट्रस में, ठीक है। तो यूट्रस में बीटा 2 के साथ साथ अल्फा 1 भी पाए जाते हैं। तो वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या फंक्शन है अल्फा 1 और बीटा 2 दोनों का। फिर ब्रोंकाई में ब्रोंकोडाइलेशन में हेल्प करता है, ठीक। लिवर में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, जिससे ग्लाइकोजेनेसिस हो सके और हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ सके। हमें पता है ऐसी सिचुएशन में, डर की सिचुएशन में मुझे एनर्जी चाहिए होगा वहां से भागने के लिए, तो ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में बढ़ाया जाता है। फिर ब्लड वेसल्स और इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में डेट्रोसोर के थ्रू जो हमारा ब्लैडर है, ठीक है, ये जो डेट्रोसोर क्या है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक, ये जो मसल्स है इसे डेट्रोसोर कहते हैं। तो ये जब डायलेट होगा मींस मोर ऑफ द मोर यूरिन यहाँ पे आ सके। तो मैं ऐसी सिचुएशन में, डर की सिचुएशन में मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वहां पे पेशाब करूं या वहां पे रुकूं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी मैं वहां से निकल सकूं। तो ये अगर डायलेट होगा तो मोर ऑफ द मोर यूरिन वहां पे आके स्टोर हो सकता है। और जो ये ट्राइगोन है ये यहाँ के मसल को कहा जाता है, ठीक है, ट्राइगोन यहाँ पे कहा जाता है। तो क्या जाता है हमारे जीआईटी और आई, इनको डायलेट करता है, जीआईटी में मोशन को रोकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा बीटा 3। बीटा 3 रिसेप्टर मोस्टली हमारे एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू मींस हमारा जो फैट टिश्यू होता है उसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। बीटा 3 जो है वो मोस्टली एडिपोज टिश्यू में ही पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम। इसमें आपके मेजरली 2 टाइप के रिसेप्टर हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा को डिवाइड किया गया अल्फा 1 अल्फा 2 में, जबकि बीटा को डिवाइड किया गया है बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 में। ये दोनों जीपीसीआर टाइप के रिसेप्टर हैं। बीटा है जीएस के थ्रू एक्ट करता है, जबकि अल्फा का अल्फा 1 जीक्यू और अल्फा 2 जीआई के थ्रू एक्ट करता है, ठीक है। अगर हम खुद से देखें कि फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है,
तो सबसे पहले स्क्रीन का पेल हो जाता है, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, ठीक है। रेडियल मसल्स जो है हमारी आंखें खुल जाती है, पिपिल डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे किडनी में यूरिन ना बने, या हम जल्दी वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होकर हमारा बीपी बढ़ जाता है उस टाइम की सिचुएशन में, फिर ये हार्ट और जेजी सेल के थ्रू भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एडिपोज टिश्यू का ये फंक्शन रहता है कि एडिपोज टिश्यू क्या है, फैट टिश्यू। फैट टिश्यू में क्या होता है, जो हमारा फैट मेटाबोलाइज होगा तो इससे हमारी एनर्जी मिलेगी, हम ऐसे सिचुएशन में भागने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। हो गया आपके रिसेप्टर का वर्क और फंक्शन। इसके अलावा बीटा 2 जो है ना, वो हमारे पेनक्रियाज में ही पाए जाते हैं ग्लूकागॉन के लेवल को बढ़ाने के लिए। पेनक्रियाज में क्या करता है, वो ग्लूकागॉन को बढ़ाता है। ग्लूकागॉन हेल्प करता है ग्लाइकोजेनेसिस में, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ सके। अब हम देखते हैं जो यूट्रस है, यूट्रस में बीटा 2 और अल्फा 1 दोनों रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, यूट्रस जब एडीआर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली दो टाइप के रिसेप्टर है, अल्फा 1 और बीटा 2। अल्फा 1 के थ्रू हमें पता है कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, अल्फा से कॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा से डायलेशन, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में एक्ट करता है, जब प्रेगनेंसी में जेस्टेशन का टाइम होता है, मींस एक बेबी की डिलीवरी होनी होती है, तब बीटा 2 के थ्रू यूट्रस डायलेट होता है और बेबी इजीली बाहर आ सकता है। जबकि नॉर्मल कंडीशन में यूट्रस हमेशा कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, जिससे कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग जेस्टेशन में ही बीटा 2 एक्ट करता है विद हेल्प ऑफ एड्रेनलिन। किस लिए, जब प्रेगनेंसी में जब जेस्टेशन का टाइम आ रहा है, जब बेबी निकलने वाला होता है, तो बीटा 2 के थ्रू यूरेटर ओपन होता है और बेबी बाहर आ सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसेप्टर एड्रेनर्जिक सिस्टम के। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज देखेंगे कि कैसे एड्रेनलिन का सिंथेसिस होता है, कैसे वो रिलीज हो रहा है, फिर उसका अपटेक हो रहा है वापस न्यूरॉन में, फिर लास्ट में कैसे वो मेटाबोलाइज होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। उससे पहले आप ये कंफ्यूजन दूर कर लें कि एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन एक होता है, ठीक है, और नॉर एड्रेनलिन नॉर एपिनेफ्रिन एक होता है। जो सब्सटेंस, जो केमिकल हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है वो है हमारा एड्रेनलिन, और उसके अलावा, ठीक है, जो हमारा न्यूरॉन से रिलीज हो रहा है वो है हमारा नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। इसके अलावा जो भी केमिकल मैसेंजर हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं उनको कैटाकोलामाइन कहा जाता है। जैसे एड्रेनलिन हो गया, फिर डोपामीन हो गया, इनको कैटाकोलामीन कहा जाता है। तो कैटाकोलामाइंस क्या होता है, कैटाकोलामाइंस एरोमेटिक अमाइंस है जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कैटाकोलामाइंस, शॉर्ट में CA से डिनोट किया जाता है कैटाकोलामाइंस को। अब तक हमने देखा कि हमारा जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो हमारे न्यूरॉन से रिलीज हो रहे हैं, एक्सेप्ट कहाँ पे रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है। कौन से न्यूरॉन से रिलीज नहीं होते हैं, वो है हमारा एक स्वेट ग्लैंड और वैसोडाइलेशन फाइबर, मींस ऐसे फाइबर जो वैसोडाइलेशन में हेल्प करते हो, उन न्यूरॉन पे नॉर एपिनेफ्रिन नहीं पाए जाते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स में। तो अगर हमें ये पता चल गया अगर स्वेट ग्लैंड्स और हमारे वैसोडाइलेशन फाइबर में नहीं मिलेगा, तो जब एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, हमारी स्वेटिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारे स्वेट ग्लैंड पे रिसेप्टर ही नहीं है तो स्वेटिंग नहीं हो पाएगी। फिर हमारे वैसोडाइलेशन पे रिसेप्टर नहीं है तो हमारा वैसोडाइलेशन भी नहीं हो पाएगा। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे इनका सिंथेसिस होता है। अब हम देखते हैं कैटाकोलामाइन के हमारी बॉडी में कैसे सिंथेसिस होता है। तो जो सिंथेसिस स्टार्ट होता है कैटाकोलामाइन का, तो वो एक अमीनो एसिड फेनिलैलनिन के थ्रू स्टार्ट होता है, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस के थ्रू फिर वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, फिर वो हमारे न्यूरॉन में जाके डोपा में कन्वर्ट हो रहा है, डोपा से डोपामीन में, फिर फर्दर उसके बाद वो नॉरएपिनेफ्रिन फिर हमारे एड्रेनल सेल में एड्रेनलिन में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम सिंथेसिस के स्टेप्स देखें, तो ये हमारा सिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। फेनिलएलनिन से एड्रेनलिन कैसे बनता है, तो ये हमारा एक अमीनो एसिड है, ठीक है। ये अमीनो एसिड हमारे लिवर में हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है। ये लिवर में जाएगा और हाइड्रोलाइज होगा। ये हाइड्रोलाइज होके हमारे लिवर से क्या करता है, ये टायरोसिन बन गया। अब टायरोसिन सीधा उठ के हमारे न्यूरॉन तक जाएगा, ठीक है। यहाँ से टायरोसिन उठा और ये हमारे न्यूरॉन में अपटेक हो गया, ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन पे पहुंचा, तो ये दोनों प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोलिसिस के थ्रू हो रहा है विद हेल्प ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम। तो यहाँ पे भी हाइड्रोलेज एंजाइम होगा, हाइड्रोलेज, सेम यहाँ पे भी हाइड्रोलेज।
इसके बाद ये डोपा में जब कन्वर्ट हुआ तो ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू इसका ये डोपा डोपामीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? हमारे ये न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये एडीआर का जो न्यूरॉन है, एड्रेनलिन का न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में। तो जैसे ही ये डी कार्बोक्सिलेज में कन्वर्ट होकर डोपामीन में बना तो डोपामीन का अपटेक होता है। यहाँ पे इसके स्पेसिफिक डोपामीन के वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, तो डोपामीन के वेसिकल्स में चले आते हैं ये डोपामीन के वेसिकल्स में चले आते हैं और वहां पे इन डोपामीन का बीटा हाइड्रोलाइज होता है। ठीक है, बीटा हाइड्रोलाइसिस के थ्रू डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये हमारे एड्रेनल सेल तक जाता है। ठीक है, ये या तो ये यहाँ पे बन गया और ये एड्रेनलिक न्यूरॉन पे जाके स्टोर हो जाएगा। ये अगर नॉरएपिनेफ्रिन का स्टोरेज है तो यहाँ पे जाके क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा। या तो ये नॉरएपिनेफ्रिन हमारे एड्रेनल सेल तक जाएगा, ये नॉरएपिनेफ्रिन हमारे एड्रेनल सेल पे जाएगा और कन्वर्ट होगा एड्रेनलिन में विद हेल्प ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये हाई कंसेंट्रेशन चाहिए होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, जहां से वो नॉरएपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया कि कैसे सिंथेसिस होता है हमारा फेनिलएलनिन से, जो एक अमीनो एसिड है, टू एड्रेनलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी आप देखना चाहते हैं कि कैसा होता है तो मैं वहां पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना केमिकल स्ट्रक्चर, बट बेसिक आपका यही है कि कैसे सिंथेसिस हो रहा है। फेनिलएलनिन से हमारा टायरोसिन में कन्वर्ट हुआ विद हेल्प ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम। फिर फर्दर हमारा डोपा में कन्वर्ट हो रहा है विद हेल्प ऑफ हाइड्रोलेज। फिर डोपा डी कार्बोक्सिलेज के थ्रू डोपामीन में कन्वर्ट होगा और डोपामीन का बीटा हाइड्रोलिसिस के थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन में। फिर ये नॉरएपिनेफ्रिन से एड्रेनल सेल में जाता है और वहां से एड्रेनलिन में कन्वर्ट होता है विद हेल्प ऑफ एन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो डोपामीन से फिर नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हुआ, फिर नॉरएपिनेफ्रिन से एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू एड्रेनलिन में कन्वर्ट हुआ हमारे एड्रेनल सेल्स में। ठीक है, जो हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड है वहां के एड्रेनल सेल्स में ये कन्वर्ट हुआ एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि कैसे होता है। मैं वहां पे केमिकल स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ हर एक का और सिंथेसिस लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कैटाकोलामाइन का सिंथेसिस और ये इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स भी हो गए। अब आता है कि कहाँ पे ये स्टोर्ड होते हैं। तो हमने जैसे ही सिंथेसिस देखा था तो हमें पता है कि ये जाके हमारे न्यूरॉन के वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं। तो स्टोरेज कहाँ पे है इसका? वेसिकल ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ऑफ न्यूरॉन। तो हमारे न्यूरॉन्स के वेसिकल्स या हमारे एड्रेनलिक ग्लैंड्स पे स्टोर होते हैं। तो ये इसका स्टोरेज हो गया। अब आता है कि ये सिंथेसाइज भी हो गया, ये यहाँ पे स्टोर भी हो गया। तो अब ये कैसे रिलीज होगा? तो इसका रिलीज होता है बाय हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो ये हो गया इसका रिलीज कैसे होता है? एंडोसाइटोसिस पे। तो जैसे ही हमें पता है कि जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, इसके साथ साथ वेरियस को ट्रांसमीटर भी रिलीज होते हैं, जैसे एनकेफाइलिन, ठीक है। तो ये हो रहा है रिलीज बाय एंडोसाइटोसिस। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। तो जैसे ही हमें ये रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, हमारे जब न्यूरॉन से रिलीज हो रहे हैं तो इसके साथ साथ वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज होता है, जैसे एनकेफेरिन, टायरामिन और एम्फेटामिन। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ एज को ट्रांसमीटर भी रिलीज हो रहे हैं। तो कौन कौन से को ट्रांसमीटर हो गए? एक है हमारा एम्फेटामिन, टायरामिन और एनकेफेरिन। तो इनको भी आप नोट कर लेना। मेजरली एनेफाइलिन ही मोस्ट कॉमन को ट्रांसमीटर है। इसके अलावा जो एम्फेटामिन और टायरामिन है ये सिंपैथोमिमेटिक अमाइंस है। ठीक है, ये सिंपैथोमिमेटिक अमाइंस है।
मिमेटिक अमाइंस है, ठीक है। और मेजर जो को ट्रांसमीटर होता है वो यही वाला होता है, NA-फाइलिन। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया हमारा सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जब ये रिलीज हो गए तो उसका कैसे रीअपटेक होता है। जब ये न्यूरॉन से रिलीज हो गया, यहाँ से बाहर आ गया, तो दोबारा ये कैसे यहाँ पे स्टोर हो जाता है, या कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है। या तो वो स्टोर हो जाएगा, वापस आ जाएगा, या मेटाबॉलिज्म होकर हमारे बॉडी से बाहर आ जाएगा। तब तक इसको नोट कर लेना। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जब कैटेकोलामाइन सिंथेसाइज हो रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, वेसिकल से रिलीज हुए नॉरएपिनेफ्रिन, फिर ये बाहर आया हमारे इफेक्टर सेल पे एक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन बाहर आ गया। तो कभी कभी क्या होता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पहुंच जाते हैं, और कभी कभी यहाँ पे हमारे वेसिकल के थ्रू निकल के हमारे साइटोप्लाज्म में भी घूमते हैं। जो ये हमारा एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है, इसके साइटोप्लाज्म में भी घूमते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है कॉम्ट और माओ, MAO। तो यहाँ पे हो गया माओ, जो इस सेल के इस न्यूरॉन के अंदर है, और हमारे बाहर होता है कॉम्ट, COMT। माओ क्या हुआ, मिथाइल अमीन ऑक्सीडेज, और कॉम्ट हुआ कैटाकोल O मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये मेजर दो एंजाइम है जो इस नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। अगर ये नॉरएपिनेफ्रिन ये वेसिकल में ना जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये माओ और कॉम्ट इसको मेटाबोलाइज कर देंगे, और एट द एंड, ठीक है, क्या होगा, कई मेजर स्टेप्स के थ्रू वेरियस और भी एंजाइम्स होंगे जो इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको मेटाबोलाइज करेंगे, और करके लास्ट में एक प्रोडक्ट बनेगा वेनिलाइल एसिड, ठीक है। ये वेनिलाइल एसिड फर्दर कॉन्जुगेट करेगा हमारे सल्फर से और ग्लूकुरोनिक एसिड से। हमने देखा था ना मेटाबॉलिज्म के फेज 1 फेज 2 सल्फेशन, ग्लूकुरोनाइडेशन। तो ये सल्फर के साथ और ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन करेगा। और जब ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट करेगा, उसके बाद हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये हो गया एक बेसिक कि कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म होता है कैटेकोलामाइंस का। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस है जिसके थ्रू ये नॉरएपिनेफ्रिन माओ या कॉम्ट के थ्रू आके वेनिलाइल एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वेनिलाइल एसिड फर्दर सल्फर और ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन करके यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो रहा है। तो एक टेबल के थ्रू हम देखते हैं, एक चार्ट के थ्रू, कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे बॉडी में दो टाइप के मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है कैटेकोलामाइंस, जो है नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन इस साइटोप्लाज्म में हो, ठीक है। अगर साइटोप्लाज्म में होगा तो क्या होगा, ये माओ के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाएगा। और इन केस अगर ये साइटोप्लाज्म से बाहर आ जाए, मींस इस एरिया में हो या सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाए, ठीक है, ये या तो साइनेप्स में हो या सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्ट के थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म होगा। तो हम दोनों केस में देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये माओ के थ्रू मेटाबोलाइज हो रहा है तो कौन कौन सा पाथवे यूज करेगा, अगर कॉम्ट के थ्रू मेटाबोलाइज हो रहा है तो कौन कौन सा पाथवे यूज करेगा। तो सबसे पहले एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों माओ के थ्रू डोपगेल में कन्वर्ट होते हैं। तो हमने देखा अब तक कि एड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन माओ के कांटेक्ट में आके डोपगेल में मेटाबोलाइज होगा, जबकि एड्रेनलिन कॉम्ट के हेल्प में आके मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट होगा, और नॉरएपिनेफ्रिन क्या होगा, कॉम्ट के हेल्प में नॉरमेटानेफ्रिन, फिर ये आके ग्लूकुरोनाइड या सल्फर के साथ कॉन्जुगेशन करेगा। तो आगे देखते हैं कि डोपगेल में क्या होगा। डोपगेल भी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के हेल्प से आगे कन्वर्ट होता है, तो वो देखते हैं। अब आगे क्या हुआ, ये जो डोपगेल है ये कन्वर्ट हुआ मोपैग में। मोपैग में कैसे कन्वर्ट हुआ, विद हेल्प ऑफ एल्डिहाइड रिडक्टेज और कॉम्ट की हेल्प से, ठीक है। और डोमा में कन्वर्ट हुआ विद हेल्प ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। फिर ये आगे डोमा से यहाँ पे विनाइलिल एसिड में कन्वर्ट हो गया। मोपैग कन्वर्ट हुआ
विनाइलिल एसिड में विद हेल्प ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। इसके अलावा हमें पता है कि जो मेटानेफ्रिन और नॉरमेटानेफ्रिन है ये भी विनाइलिल एसिड में कन्वर्ट होता है। हमने देखा था ना, जो भी आता है वो एक टाइम में विनाइलिल एसिड में सारे कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माओ के थ्रू विनाइलिल एसिड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। या तो ये डायरेक्ट विनाइलिल एसिड में बनेंगे या डायरेक्ट सल्फर के साथ या ग्लूकुरोनाइड के साथ कॉन्जुगेशन करके एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस डायग्राम जो केडी त्रिपाठी की बुक से लिया गया है इसकी मदद से समझेंगे कि कैसे कैटाकोलामाइन मेटाबोलाइज हो रहा है। जैसे कि हमें पता है हमारे न्यूरॉन और एड्रेनल ग्लैंड से नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन रिलीज होते हैं और वह अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जब वे अपना काम कर लेते हैं इसके बाद या तो उनका वापस न्यूरॉन में रीअपटेक हो जाएगा या तो उनका मेटाबोलाइज होगा। जो न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन न्यूरॉन के बाहर रह जाते हैं या किसी तरह सर्कुलेशन में चले जाते हैं, वे कॉम्ट मीन्स कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू मेटाबोलाइज होंगे। और जो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म जिसे एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं वे माओ मोनोअमीन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज होंगे। तो हम इस डायग्राम में दोनों कंडीशन को देखेंगे कि कैसे माओ और कॉम्ट इन न्यूरोट्रांसमीटर को मेटाबोलाइज करते हैं। जब एड्रेनलिन कॉम्ट के थ्रू मेटाबोलाइज होता है तब वह मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली नॉरएड्रेनालिन कॉम्ट के थ्रू नॉरमेटानेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर माओ के थ्रू डोपगेल में कन्वर्ट होते हैं। फर्दर डोपगेल एल्डिहाइड रिडक्टेज और कॉम्ट के थ्रू मोपैग में कन्वर्ट होगा और डोपगेल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में डोमा में कन्वर्ट होता है। मोपैग फर्दर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और इधर मेटानेफ्रिन और नॉरमेटानेफ्रिन माओ के प्रेजेंस में वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड आगे ग्लूकुरोनाइड या सल्फेट के साथ कंजुगेशन करके हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है। हमने ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म के फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन देखे हैं जहाँ पे प्रोसेस कौन कौन से देखे थे, सल्फेशन, ग्लूकुरोनाइडेशन, ये सारे प्रोसेस के थ्रू वेनिलिक एसिड हमारे बॉडी से बाहर जाता है। इसके अलावा मेटानेफ्रिन, नॉरमेटानेफ्रिन, मोपैग और डोमा डायरेक्ट ग्लूकुरोनाइड या सल्फेट के साथ कॉन्जुगेशन करके एक्सक्रीट हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन्स। आप इसको नोट कर लीजिए। हमने अब तक देखा कि कैसे एड्रेनलिन का सिंथेसिस होता है, उसके बाद वो कैसे रिलीज हो रहे हैं, फिर रिलीज होने के बाद वो उनका कैसे रीअपटेक हो रहा है वापस न्यूरॉन में, और एट द एंड हमने देखा कि कैसे एड्रेनलिन का मेटाबॉलिज्म होकर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि किस किस टाइप के रिसेप्टर हैं जहां पे एड्रेनलिन आके बाइंड करता है। वैसे हमने ऑलरेडी टाइप ऑफ रिसेप्टर कवर कर रखा है एक डिफरेंट वीडियो में, आप उसको देखिए, आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू देखेंगे टाइप ऑफ रिसेप्टर। एड्रेनलिन मेजरली दो टाइप के रिसेप्टर पे बाइंड करता है, एक है अल्फा और बीटा। अल्फा को फर्दर डिवाइड किया गया है अल्फा 1 और अल्फा 2 में, वैसे ही बीटा को डिवाइड किया गया है बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 में। हमने ऑलरेडी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वीडियो में देखा है टाइप ऑफ रिसेप्टर और उनकी लोकेशन को कहां पे पाए जाते हैं। हमें पता है ये दोनों जीपीसीआर टाइप के रिसेप्टर है जहां पे बीटा जीएस के थ्रू एक्ट कर रहा है और अल्फा जीआई और जी क्यू के थ्रू। अल्फा रिसेप्टर कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करता है और बीटा डायलेशन में। हमने देखा था ए बी सी डी, अल्फा क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्शन में, बीटा डायलेशन में। तो आप वो वाला वीडियो देखिए तो आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि कहां पे ये पाए जाते हैं और कैसे कैसे वो एक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो एड्रेनर्जिक सिस्टम में आते हैं, या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट या सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स हम देखेंगे। अब हम देखेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स या सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। मिमेटिक इसलिए कहा जाता है, हम कहते हैं ना कोई पर्सन किसी की मिमिक्री कर रहा है, मींस उसको मिमिक कर रहा है, तो ऐसे ड्रग्स सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक कर रहे हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रेशर एजेंट। प्रेशर एजेंट्स ऐसे हुए जो अगर फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं हमारा एड्रेनलिन फाइनल प्रोडक्ट है, उसका प्रेशर होगा नॉर एड्रेनलिन, फिर उस नॉर एड्रेनलिन का प्रेशर क्या होगा डोपामीन,
तो हम अगर ऐसे ड्रग्स को हम किसी पर्सन को दे तो वो ड्रग हमारी बॉडी में जाके एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर एजेंट, जो आगे फर्दर हमारी बॉडी में कन्वर्ट होके फाइनल प्रोडक्ट में बनता है। ठीक है, तो पहला आ गया प्रेशर एजेंट। इसके बाद आता है ऐसे ड्रग जो हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, मींस कार्डियक स्टिमुलेंट। मींस ये हमारे हार्ट को पंप को बढ़ाएगा, इसके बीपी को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, टैकीकार्डिया कॉज करेगा। तो दूसरे टाइप के ड्रग कौन से हुए, कार्डियक स्टिमुलेंट। तो कार्डियक स्टिमुलेंट में हमारे ड्रग्स आ गए एड्रेनलिन, आइसोप्रिनालिन और डोविटामिन। ठीक है, इसके बाद आता है ऐसे ड्रग जो हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो सीएनएस स्टिमुलेंट हो गया हमारा नेक्स्ट कैटेगरी। इसके बाद आते हैं ऐसे ड्रग्स जो हमारे लंग्स को, हमारे ब्रोंकियो को डायलेट कर सके, मींस ब्रोंकियो डायलेटर्स। इसके बाद आता है हमारा नेजल डीकंजेस्टेंट्स। हमें पता है जब हमारी नाक बंद हो जाती है तो नेजल ड्रॉप आता है, जिससे क्या होता है नाक ओपन हो जाता है। ठीक है, एयरवेज ओपन हो जाता है। तो ऐसे ड्रग को क्या कहते हैं, नेजल डीकंजेस्टेंट्स। इसके बाद सिक्स्थ है हमारा एनोरेक्टिक्स और सेवेंथ है यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। यूटेराइन रिलैक्सेंट्स ऐसे ड्रग है जो हमारे यूट्रस को रिलैक्स करते हैं, जिससे उनकी यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। और एनोरेक्टिक्स ऐसे ड्रग है जो भूख को कम कर देते हैं। एनोरेक्सिया मीन्स एक ऐसी कंडीशन है, एनोरेक्सिया, जहां पे क्या होता है किसी पर्सन को भूख की कमी हो जाती है, मीन्स वो खाना नहीं खाना चाहता, जिससे उसको कमजोरी हो जाती है। तो एनोरेक्टिक्स ऐसे ड्रग होंगे जो एनोरेक्सिया कॉज करेंगे। ठीक है, किसी पर्सन को भूख की कमी हो सके जिससे। तो सिक्स्थ हमारा एनोरेक्टिक्स एंड सेवेंथ है यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। तो ये हो गए आपके ड्रग्स। पहला है प्रिकर्सर एजेंट, फिर है कार्डियक स्टिमुलेंट, फिर है सीएनएस स्टिमुलेंट, उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर्स, नेजल डीकंजेस्टेंट्स, एनोरेक्टिक्स और यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। आप इनको नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स का क्या क्या यूज है। अब हम देखते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स के क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो अगर इनके यूजेस देखें तो सबसे पहले ये इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया में दिया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या करता है, एड्रेनर्जिक ड्रग हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। फिर इसके बाद आता है हमारे आई को प्यूपिल में डायलेट करने के लिए, हमारे आईज में प्यूपिल को डायलेट करने के लिए भी एड्रेनर्जिक ड्रग दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारे फंडस एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद दिया जाता है ये लोकल एनेस्थीसिया के साथ। लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है, ये एड्रेनर्जिक ड्रग जो कैपिलरीज है उनको ब्लॉक कर देता है। अगर कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो ब्लीडिंग कम होगी। जैसे अगर डेंटल प्रोसीजर के दौरान भी लोकल एनेस्थीसिया में एड्रेनर्जिक ड्रग दिया जाता है, जैसे एड्रेनलिन, तो ये क्या करेगा, जो भी कैपिलरीज है हमारे माउथ के पास, उन कैपिलरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और ब्लीडिंग को कम कर देगा। फिर इसके अलावा अगर हम देखें एक एक करके, कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट क्या करेगा, ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाएगा, मींस हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो हम कहां पे यूज कर सकते हैं इनको, हाइपोटेंशन के दौरान। फिर इसके बाद आता है हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट। तो सीएनएस स्टिमुलेंट करके हमारे हमारे ब्रेन की मेमोरी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। फिर आता है ब्रोंकियोडायलेटर्स। तो ब्रोंकियोडायलेटर्स हम कब यूज कर सकते हैं, अस्थमा, सीओपीडी की कंडीशन में हम ब्रोंकियोडायलेटर्स दे सकते हैं। फिर आता है नेजल डीकंजेस्टेंट। तो ये नेजल डीकंजेस्टेंट क्या करेगा, हमारे नोज के एयरवेज को ओपन करेगा। फिर है हमारा एनोरेक्टिक्स। ये एनोरेक्सिया को क्रिएट करने के लिए भी दिया जा सकता है। किसी पर्सन को बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूस भूख लग रही है तो उसको एनोरेक्सिया प्रोड्यूस करने के लिए भी हम ऐसे ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अलावा यूटेराइन रिलैक्स करने के लिए भी हम ऐसे ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अलावा वेरियस कंडीशन है, जैसे कि शॉक, कार्डियक अरेस्ट, इस टाइप की कंडीशन में भी हम एड्रेनर्जिक ड्रग दे सकते हैं। तो ये कौन कौन सी कंडीशन हुई,
तो ये हो गए आपके यूजेस हाइपोटेंशन में, कार्डियक अरेस्ट के टाइम, सीओपीडी या अस्थमा में, प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, फंडस एग्जामिनेशन के लिए, यूटेराइन रिलैक्सेंट, फिर प्रोड्यूस एनोरेक्सिया, फिर हमने देखा हाइपोटेंशन के लिए हमारे कार्डियक यूज में कार्डियक स्टिमुलेट होगा तो हाइपोटेंशन को ओवरकम कर सकते हैं, फिर नेजल डिकंजेस्टेंट, फिर लोकल एनेस्थीसिया। हमने देखा लोकल एनेस्थीसिया में क्या होगा, वो जो भी हमारे एरिया बाय कैपिलरीज है उनको ब्लॉक कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो ब्लीडिंग कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा एट द एंड शॉक में भी ये यूज करेगा। शॉक मीन्स ऐसी कंडीशन जहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और बॉडी ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। तो ये हो गए आपके यूजेस, इनको आप नोट कर लीजिए।